नमस्कार साथियों, केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आपने जरूर पढ़ी होगी। बसंती हवा। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो ये आवरण है, इसे हम वायुमंडल कहा करते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपको बताना यह है कि वायु यौगिक है या मिश्रण? मिश्रण? जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। क्योंकि वायुमंडल के वायु का जो संगठक तत्व है, जो गैसें हैं, उसकी मात्रा बदलती रहती है। एक निश्चित अनुपातों से मिलकर नहीं बनी है वो। इसी वजह से वायु एक मिश्रण है, ना कि यौगिक। और वायुमंडल के वायु का जो संगठक तत्व है, जो गैसें हैं, उसकी मात्रा को मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिएगा। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78.8%, ऑक्सीजन लगभग 21% के करीब, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसके अतिरिक्त नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। सवाल ये भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस से वायुमंडल में नहीं पाई जाती? आप जानते हैं ना कि सर्वाधिक भारी गैस कौन है? रेडॉन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भारी है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के सरफेस पे चली जाएगी वो गैस, अगर वायुमंडल में रखने का प्रयास करेंगे तो। चलिए, अब वायुमंडल से संबंधित जो अजब गजब के तथ्य हैं उसे आप सुन लीजिए। अगर हम अपने पूरे एटमॉस्फेयर के द्रव्यमान की बात कर लेना, तो 99% द्रव्यमान आपको 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद ही मिल जाएगा। यानी हमारे एटमॉस्फेयर का जो भी मास है ना, वो 32 किलोमीटर ऊंचाई तक में ही 99% उसका आ जाता है। उसके बाद जो है वायु का जो घनत्व है वो काफी विरल है। एक और तथ्य है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आपको हम ले जाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए कहेंगे, तो बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन मिलेगा आपको। 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, ना के बराबर मिला करती है। और 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, वो काफी कम हो जाती है। 90 किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 120 किलोमीटर ऑक्सीजन, दोनों का मिलना बंद। और दोनों में संबंध भी स्थापित करेंगे तो पता ये चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो वायुमंडल में जो भी हमारी वायु है, इसके संगठक तत्वों के आधार पर, इसकी घनत्व के आधार पर हमने वायुमंडल की परतों को है ना 5 भागों में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से भाग हैं? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वर्गीकरण का जो आधार है वो भी हम जान चुके हैं। ये सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, तीसरे पायदान पे मध्य मंडल, चौथे पायदान पे आयन मंडल और पांचवें पायदान पे बहिर्मंडल। यहाँ पे मैंने तापमान और ऊंचाई के साथ में है ना संबंध को भी दिखाया है। आप देख लीजिए ना कि क्षोभ मंडल में सबसे पहले इनकी परतों को है ना बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। क्षोभ मंडल, आप जानते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये। इसकी औसतन ऊंचाई जो है ना 13 किलोमीटर होती है। बात यह है विषुवत रेखा के आसपास जो है ना क्षोभ मंडल की ऊंचाई काफी अधिक हुआ करती है, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास, जबकि ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई काफी कम होती है, 8 किलोमीटर के आसपास। और 18 और 8 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26, और 26 का औसत कितना होता है? 13। मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई जो है ना वो 13 किलोमीटर होती है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर जाने पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इधर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। आप देख लीजिए क्षोभ मंडल में हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रत्येक 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जाने पर क्षोभ मंडल में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना घट जाता है। इसके बाद क्षोभ मंडल से जैसे ही हम संताप मंडल में चलेंगे, टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो जाएगा ऊंचाई के साथ। उसके बाद हम मध्य मंडल में आएंगे, फिर तापमान का घटना शुरू हो जाएगा ऊंचाई के साथ। फिर आयन मंडल से शुरू होगा तापमान का बढ़ना और बढ़ते रह जाएगा। टेम्परेचर का हाइट के साथ में हमारे वायुमंडल में कैसा रिलेशन है, आप इससे समझ सकते हैं। चलिए, अब
क्षोभ मंडल से संबंधित और भी बातें कर लेते हैं। जो भी मौसमी गतिविधियां होती है ना, वो इसी क्षोभ मंडल में हुआ करती है, और वायु सबसे अधिक सघन मात्रा में इसी मंडल में मौजूद है। समताप मंडल आप जानते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि वायुयान किस मंडल में उड़ा करता है, समताप मंडल में। समताप मंडल ये मंडल खास है क्योंकि इस मंडल में जो है ना ओजोन लेयर पाया जाता है। समताप मंडल की निचली जो सतह होती है, निचली जो परत होती है, उसी में ओजोन परत है। और समताप मंडल विषुवत के पास देखेंगे तो इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस, जबकि ध्रुव पर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओजोन परत से संबंधित शब्दावलियों को समझ लीजिए। ओजोन जानते हैं आप, सूत्र O3 होता है। मानवीय गतिविधियों की वजह से, या ये जो आधुनिकता आई है हमारे जनजीवन में, इसकी वजह से बहुत सारे हमने ओजोन क्षयकारी गैसों का अवशोषण किया है, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो गया है। 1979 में ये बात पता चली थी कि ओजोन परत में छेद हो गया है। तो इसके 8 साल के बाद 16 सितंबर 1987 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बहुत सारे देश इकट्ठे हुए, और वहाँ पे इन देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि जो भी ओजोन क्षयकारी गैसें हैं उसके उत्सर्जन में हम कमी लाएंगे। यही वजह है कि प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है? दरअसल बात यहाँ ये है कि ओजोन का जो सूत्र होता है O3, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है। जब इस पे सन की अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ती है, ये जो है ना O 2 भागों में टूट जाता है, फिर किसी O2 से मिलकर के ये जो है ना O3 बना लेता है, ओजोन परत बना लेती है। फिर से इसमें सनलाइट जब पड़ती है तो ये O3 O2 में तब्दील हो जाता है, और ये चक्र जो है ना हमेशा चलते रहता है। इस चक्र को चैपमैन साइकिल कहते हैं, चैपमैन साइकिल कहते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये चक्र चलता रहता है। आपसे सवाल पूछना चाहेंगे हम, ओजोन परत की गंध कैसी होती है? सड़े हुए अंडे की तरह या सड़ी हुई मछली की तरह? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ओजोन परत के बारे में बता ही चुके हैं, और बाकी बात तो आप जानते ही हैं कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसे रिफ्लेक्ट करती है, उसे ऑब्जॉर्व करती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मध्यमंडल। 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है ये मंडल। ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। और चौथा मंडल है आयन मंडल। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक में ये आयन मंडल है। यहाँ पे विद्युत धनावेशित कण पाए जाते हैं जिसे आयन कहा जाता है। संचार उपग्रह यहीं पे प्रतिस्थापित किए जाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, याद रख लीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त और भी तथ्यों को हम देखें तो ये तो मैंने बता ही दिया कि ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ये भी आप जानते हैं। ओजोन का निर्माण कैसे होता है मैंने चैपमैन साइकिल के अंतर्गत आपको बताया ही है। वायु के जलवाष्प को अगर हम देखें, जलवाष्प जो कि वायु का एक संगठक ही है, गर्म आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हवाओं में जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, लगभग 4% के करीब। जबकि ठंडा और रेगिस्तानी इलाकों में वायु में जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है, लगभग 1% के करीब। याद रख लीजिएगा। दूसरे पार्टिकुलेट्स की बात करेंगे तो धूल, छोटे छोटे कण होते हैं, समुद्री नमक के अवशेषों से बने होते हैं, ये महीन मिट्टी से बने होते हैं, या फिर राख से, या धुआं से, या पराग कणों से, या उल्का पिंड जो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, और उसके पार्टिकुलेट्स जो है वो हवाओं में तैरने लग जाते हैं, वही धूल होते हैं। और इसका जो जमाव है अधिक होता है कहाँ पे? उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, जहाँ की हवाएं सूखी होती है। इस वजह से ये धूल का जमाव जो है ना काफी अधिक होता है। और यहाँ पे ये धूल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए लाभदायक भी है, क्योंकि यही धूल की वजह से वर्षा की बूंदें जो है संग्रहित होती है, और संग्रहित होने के बाद ये बरसती है, तो बारिश करवाने में सहायक होती है ये धूल। इसके अतिरिक्त एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का आप समझ लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे पृथ्वी के लिए कंबल के रूप में काम करती है। ये
जो भी सौर विकिरण सूरज से एनर्जी आती है हमारी पृथ्वी के लिए, सूरज से जो एनर्जी हमारी पृथ्वी को मिलती है, उसे तो पहले आने नहीं देती, और जब आ जाती है ना तो वो पृथ्वी मतलब पृथ्वी अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए नहीं देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाने वाली गैसें हैं CO2, CH4, N2O और CFC। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार। एक बात और समझ लीजिए कि जलवाष्प की जो मात्रा है ना, जलवाष्प की मात्रा ये जैसे कि मैंने बताया कि गर्म और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में काफी अधिक होती है, लगभग 4% के करीब। ये जो विषुवत रेखीय प्रदेश है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा काफी अधिक होती है। और जहाँ यहाँ से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और जलवाष्प की जो भूमिका है वो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। और भी कुछ चीज़ें छूट गई नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। चलिए, नमस्कार।